नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं अभिनव सरोआ। हिंदी व्याकरण को हम एक नए सिरे से पहले पाठ से पहले चीज़ से हम शुरू करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि यदि ये वीडियो आप पूरे देखते हैं और हर रोज़ आपको एक आधा वीडियो मिलता रहेगा, यदि ये वीडियोज़ आप पूरे देखते हैं तो निश्चित तौर पर मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हिंदी व्याकरण से संबंधित आपको किसी प्रकार की परेशानी किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं आने वाली है। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वे शिक्षक भर्ती के लिए तो उपयुक्त है ही हैं, इसके साथ ही साथ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, इन तमाम चीज़ों के लिए वे काम में आने लायक हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह वर्ण विचार है। शुरुआत से हम बात करते हैं कि व्याकरण में आगे बढ़े उससे पहले जानते हैं इसके पहले चीज के विषय में। तो पहली चीज है वर्ण विचार। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देते हैं, क्या लिखा है कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ये प्रश्न बन सकता है कि किसी भाषा में या भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है या सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। यहाँ पर इकाई भी हो सकता है, सार्थक इकाई नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सार्थक इकाई नहीं है, सिर्फ इकाई है तो वह वर्ण कहा जा सकता है। अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो तथा आगे विभाजन किया जाना असंभव हो उसे वर्ण कहते हैं। मतलब ऐसी एक ध्वनि है किसी भी भाषा की, जरूरी नहीं कि आप हिंदी की बात करें, किसी भी भाषा की ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो और आगे विभाजन किया जाना उसका संभव नहीं है तो उसे हम वर्ण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ई, उ, के, से, टे, ते, पे, ये, ले इत्यादि, इनमें आप ध्यान देंगे तो सब में हलंत लगा हुआ है, क्योंकि यदि हम क ये मानते हैं तो इस क में दो चीजें हैं, एक तो वर्ण है, एक व्यंजन है और दूसरा स्वर है। ये दो वर्ण आपस में मिलकर इस क का निर्माण कर रहे हैं। इस क का और विभाजन किया गया तो ये विभाजन हमें प्राप्त होता है और इसके बाद में न इसका विभाजन किया जा सकता है न इसका विभाजन किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही क्या है? वर्ण है। ये व्यंजन वर्ण है, ये स्वर वर्ण है और इससे आगे इनका विभाजन किया जाना कदापि संभव नहीं है, इसलिए इन्हें वर्ण कहा जाएगा और यही भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। आगे देखते हैं दूसरे पृष्ठ पर हम देखते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षर क्या है? अक्षर की परिभाषा हम देखते हैं, जैसे कि जब किसी ध्वनि या ध्वनि समूह है, ध्यान देवें, ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण जीभ के एक झटके से कर दिया जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। सामान्यतः वर्णमाला में प्रयुक्त वर्णों के लिपि चिन्ह, मतलब उनके लिपि चिन्ह, आप इस प्रकार से इनको मान सकते हैं। ये क्या है? ये अक्षर हम इनको कह सकते हैं और इस अक्षर के दो टुकड़े होते हैं, फिर जो हमने पिछले पृष्ठ पर किए हैं वो दोनों वर्ण कहलाते हैं। तो उनको लिपि चिन्हों को अक्षर कह दिया जाता है। वर्णों के प्रकार, वर्ण दो प्रकार के माने जाते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के माने जाते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के माने जाते हैं, एक होते हैं स्वर वर्ण, दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण। हालांकि हम बात कर रहे हैं वर्ण विचार की, तो वर्ण विचार भी एक बड़ा टॉपिक है, एक बड़ा विषय है। इस विषय को पूरे को एक वीडियो में समाहित कर पाना मुश्किल है, इसलिए हम इनको दो अलग अलग चीज़ों में पढ़ेंगे। स्वर वर्ण को पहले पढ़ेंगे और व्यंजन वर्ण को बाद वाले दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं। देखते हैं अगले पृष्ठ पर क्या लिखा है। अब आते हैं स्वर वर्ण असल में है क्या चीज़, स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्णों की परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। इन तमाम चीज़ों को जानते हुए, इन तमाम चीज़ों के बारे में विचार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो स्वर वर्ण की परिभाषा आपके समक्ष यहाँ लिखी हुई है कि जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई प्राणवायु मुख में
बिना किसी रुकावट के या बिना किसी संघर्ष के मुख से बाहर निकल जाती है। मतलब मुख से बाहर निकलती है, लेकिन मुख में वह किसी प्रकार की रुकावट महसूस नहीं करती, किसी प्रकार का संघर्ष उस प्राणवायु को नहीं करना पड़ता, तो उसे स्वर ध्वनि कहते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए था, लेखन में आपके लिए सबसे सरल और सबसे सटीक परिभाषा यह है। सामान्यतः मुख से स्वतः उच्चरित ध्वनियां ही स्वर ध्वनियां कहलाती हैं, या मुख से स्वतः उच्चरित ध्वनियां ही स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से स्वर वर्णों की, स्वरों की या स्वर की परिभाषा क्या होगी कि मुख से स्वतः उच्चरित ध्वनियां ही स्वर वर्ण कहलाते हैं। आप ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ इनका उच्चारण करके देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि आपकी जीभ जो है वह मुख में किसी भी अवयव से स्पर्श नहीं करती है। जीभ का कोई हिस्सा आगे हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है, कोई उठ सकता है, कोई नीचे गिर सकता है, लेकिन जीभ कहीं भी कोई रुकावट पैदा नहीं करती, मुख में कहीं भी वह टच नहीं होती है, स्पर्श नहीं होती है। तो वे सारी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। और स्वर कुल मिलाकर ये हैं ए, आ, ई, उ, ये री, ए, ऐ, औ, ओ और औ। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल मिलाकर इन स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 है। अब इन स्वरों का विभाजन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, वो हम अगले पृष्ठ के आधार पर देखते हैं क्या होता है। अगले पृष्ठ पर लिखा है स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। तो आपके समक्ष 5 आधार ऐसे लिखे हुए हैं जिनके आधार पर हम स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला आधार है मात्रा काल के आधार पर। पहला आधार क्या आपके पास है? मात्रा काल के आधार पर स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण। दूसरा है उच्चारण के आधार पर स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण, ये नहीं है। तीसरा है जिह्वा के उत्थापित, मतलब जीभ जो उठती है, कहीं से उठती है, गिरती है, तो जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण। चौथा है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण। और पांचवा और अंतिम है मुखाकृति के आधार पर स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण। कितने आधार पर किया जाता है? तो 4 आधारों पर किया जाता है मुखाकृति के आधार पर। कुल मिला के हमारे पास ये 5 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर हम स्वर ध्वनियों का अलग अलग वर्गीकरण या विभाजन करते हैं। तो प्रश्न बनता है कि स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 5 आधारों पर। या पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस आधार पर स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण नहीं किया जाता? 1, 2, 3 दे दिया जाएगा और चौथा आपको और कोई दिया जा सकता है, तो वह आपका गलत उत्तर मान लिया जाएगा। आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो आधार था हमारे पास मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उस आधार पर हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये, हम बार बार करते हैं कि उस पर इतनी मात्रा लगी थी, उस पर ये मात्रा लगी थी, उस पर मात्रा नहीं लगाई, उस पर छोटी मात्रा लगा दी, उस पर बड़ी मात्रा लगा दी, लेकिन असल में मात्रा है क्या? ये मात्रा की परिभाषा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपने शायद ही अब तक की कक्षाओं में कभी ये बात पढ़ी होगी कि मात्रा किसे कहते हैं। तो मात्रा किसे कहते हैं? किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को। ये जो समय है वह समय ही क्या है? मात्रा है। किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। और इस आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के माने जाते हैं? 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला प्रकार आपके समक्ष ये है ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। इसे एक मात्रिक या मूल स्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या ये तो स्वर हैं एक मात्रिक, और इनकी संख्या 4 मानी जाती है। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। इन चारों स्वरों को एक मात्रिक या मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगला दूसरे नंबर पर देखते हैं। तो दूसरे नंबर पर होते हैं दीर्घ स्वर।
ह्रस्व का विलोम शब्द है दीर्घ स्वर। दीर्घ क्या होते हैं? ये द्विमात्रिक होते हैं या इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। आप देखेंगे एक मात्रिक है, ये द्विमात्रिक है, या ये मूल स्वर है और ये संयुक्त स्वर है, अर्थात किन्हीं दो स्वरों के मेल से बने हैं। तो दीर्घ स्वरों की रचना दो स्वरों के मेल से होती है। दीर्घ स्वरों की रचना कितने स्वरों के मेल से होती है? दो स्वरों के मेल से होती है। और दो स्वर जब जुड़ गए तो इसका मतलब वो जॉइंट हो गए, और जॉइंट होने के कारण से उनको जॉइंट कहा जाता है या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है आप यहां देखेंगे, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। कुल मिलाकर इनकी संख्या है 7। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। और इन दोनों को आपस में यदि जोड़ दिया जाए तो इनकी कुल संख्या बनती है 11 है। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। आपने पहले पृष्ठ पर ही इस बात को समझा था। आगे चलते हैं। अब ये जो संयुक्त स्वर हैं वो कैसे बने हैं उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। यहां देखेंगे आ कैसे बनता है? ए धन ए से मिलकर, मतलब ए में ए जोड़ा तब क्या बना? आ बना। हम एक शब्द के माध्यम से इसके उदाहरण को समझते हैं। राम धन अनुज। अब मैं में क्या था? मैं में यहां पर मैं था और मैं के साथ ए स्वर था, और यहां अनुज में ए है। तो इस मतलब ये हुआ कि ये ए और ए मिलकर यहां शब्द बना देते हैं रामानुज। और ये दीर्घ स्वर संधि का एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण भी आपके सामने आ जाता है। ये ए धन ए से क्या बना? आ। दूसरा है ई बनता है ई और ई से, और ई धन ई से क्या बना? बड़ी ई। आप इसको जिसको हम बड़ी ई के नाम से जानते हैं, शब्द के माध्यम से समझ देंगे तो रवि धन इंद्र। यहां वह में छोटी ई थी या लघु ई थी या ह्रस्व ई थी, यहां ह्रस्व ई है, और ई मिलकर ई बन जाते हैं रविंद्र। शब्द क्या बन गया हमारा? रविंद्र। तीसरा ऊ बनता है उ धन ऊ से, और शब्द के माध्यम से समझें तो भानु धन उदय। न में उ की मात्रा थी, उ और उ आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं? दीर्घ ऊ बन जाते हैं। ए किस प्रकार से बनता है? ए में ई जुड़ने से ए बनता है। ए में ई जुड़ने से ए बनता है ए धन ई। तो पे में ए की मात्रा है, ए में ई जुड़ा तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और आपके सामने ये एक शब्द है उपेंद्र, उप धन इंद्र। ये कंठ से उच्चरित होता है, ये तालु से उच्चरित होता है। कंठ और तालु दो अलग अलग स्थानों से उच्चरित होने वाले स्वर आपस में मिलते हैं तो एक नए स्थान से उच्चरित होने वाला स्वर वहां पर उपस्थित हो जाता है, एक नया गुण विकसित हो जाता है। इसलिए इसे गुण स्वर संधि के नाम से भी हम जानते हैं। ऐ कैसे बनता है? ऐ बनता है ए में ए जोड़ने से। ए में ए जोड़ने से ऐ बनता है। और आप ध्यान देंगे तो ए की मात्रा एक आती है ऊपर, ऐ की मात्रा यहाँ दो होती है। यहाँ ए में मात्रा ऊपर दिखाई नहीं देती, इसका मतलब एक है। जहाँ एक है वहाँ पर एक और छुपी हुई है तो यहाँ पर ये मात्राएं कितनी हो जाती हैं? 2। तो ऐ कैसे बना? ए में ए जोड़ने से। शब्द आपके समक्ष है एक धन एक। इस कै में ए की मात्रा थी, यहाँ ए हो गया, ये ए हो गया, और एक ए और ए आपस में मिलकर शब्द क्या बनाते हैं? एकैक। और यह एक वृद्धि संधि का सुंदर सा उदाहरण आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत है। और ऐ स्वर की निर्माण या ऐ स्वर की रचना के विषय में हमें पता चलता है। अगला जो दीर्घ स्वर है वह है ओ बनता है ए में ऊ जोड़ने से। ए में ऊ जोड़ने से क्या बनता है? ओ बनता है। और आप बहुत बार इस शब्द को देखते हैं, नव धन उदय। वे में मात्रा थी ए की, ए में ऊ जोड़ा तो शब्द बन गया हमारा ओ, और शब्द बन जाएगा नवोदय। स्वर तो क्या बनेगा? ए में ऊ जोड़ेंगे तो क्या होगा? ए और ऊ क्या बनेंगे? ओ बनेंगे। और यहाँ पर न में ओ की मात्रा लग जाएगी, ऊ इसमें जुड़ चुका है, दे ये, और ये शब्द बन गया। तो यह भी किस प्रकार का है? यह भी गुण संधि का एक सुंदर सा और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला उदाहरण आपके समक्ष है। अब बनता है औ।
औ नाम का जो दीर्घ स्वर है वह कैसे बनता है, वह ए में ओ जोड़ने से बनता है। ए में ओ जोड़ने से क्या बनता है, औ बनता है। शब्द आपके समक्ष है, जल धन ऊघ, और जल ले, ले में स्वर है ए और यहाँ पर है ओ, और इस दोनों को आपस में जब जोड़ा जाता है तो शब्द बन जाता है औ। और इस ओ का दीर्घ रूप ये है तो ए धन ओ से औ बना, इसलिए यह भी किस प्रकार जलोग शब्द बनेगा और यह भी किस प्रकार का उदाहरण हो जाता है, यह भी वृद्धि स्वर संधि का एक सुंदर सा बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला उदाहरण आपके समक्ष उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 7 दीर्घ स्वर थे या संयुक्त स्वर थे, और संयुक्त ऐसे हैं कि आ ए धन ए से बना है, ई धन ई से बना है, ऊ से बना है, ए में ई जोड़ने से बना है, आई ए में ए जोड़ने से बना है, ओ ए में ऊ जोड़ने से बना है, और औ ए में ओ जोड़ने से बनता है। और एक एक शब्द के माध्यम से एक एक शब्द की संधि करके हमने इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया है, और मैं समझता हूँ कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा हमने बात की थी कि तीसरा एक और प्रकार होता है, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। तो कोई भी मूलतः है कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता है। आप यहाँ परिभाषा लिखी हुई देख लें कि मूलतः है कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता है, किंतु जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लग जाता है, किसी लघु स्वर का उच्चारण करने में या ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उससे 3 गुना ज़्यादा समय किसी स्वर के उच्चारण में हम लगा देते हैं, तो वह स्वर प्लुत स्वर कहलाता है। किसी भी स्वर के प्लुत रूप को व्यक्त करने के लिए उसके साथ इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे ओम। तो ये जो ओ था, इस ओ को 3 गुना ज़्यादा वक्त दिया हमने, 3 गुना ज़्यादा समय दिया, और ये शब्द हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं, ओम। तो ये ओम जो था, तो ये ओ का जो रूप था वह क्या कहलाता है, प्लुत रूप कहलाता है। जो स्वरों का जो विभाजन हमने देखा है वह स्वरों का विभाजन संस्कृत के आचार्य पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। तो स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों का विभाजन कहाँ से लिया गया है, संस्कृत आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक पुस्तक से लिया गया है या उनकी व्याकरण से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अष्टाध्यायी एक श्लोक लिखते हैं, और अष्टाध्यायी में एक श्लोक है, वह श्लोक इस प्रकार से है कि एक मात्रो भवेद रस्वो द्विमात्रो मुख्यते त्रिमात्रस्तु प्लुत गेयो व्यंजन चार्थ मात्रकम। इसका हिंदी अनुवाद कुल मिलाकर इस प्रकार से है कि एक मात्रिक स्वर ह्रस्व होता है, द्विमात्रिक स्वर दीर्घ होता है, 3 मात्राओं वाला स्वर प्लुत स्वर कहलाता है, तथा व्यंजन वर्ण की मात्रा आधी मानी जाती है। व्यंजन वर्ण की मात्रा कितनी मानी जाती है, आधी मानी जाती है, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है उच्चारण करने में। अब स्वरों का दूसरा विभाजन, दूसरा आधार आ गया हमारे पास है, उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है। बात आती है कि स्वरों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, तो 5 आधारों पर। पहला था आपका मात्रा काल के आधार पर, दूसरा है उच्चारण के आधार पर। अब एक प्रश्न बनता है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन या वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, 2 भागों में। पहला है अनुनासिक और दूसरा है अनुनासिक। इसका दूसरा नाम निर्नुनासिक भी है, जो हम अगले पृष्ठ पर देखने वाले हैं। क्या लिखा है कि अनुनासिक स्वर, कि जब किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करने पर श्वास वायु या प्राण वायु मुख व नाक दोनों से बाहर निकलती है। हमने किसी जैसे आंख, आंख आप उच्चारण करके देखें, अब साथ साथ आंख शब्द का उच्चारण करते हैं तो जो आ की मात्रा थी, आ जो वर्ण था उसका उच्चारण करते समय जो वायु निकलती है वह मुख से भी निकलेगी और नाक से भी निकलेगी, तो वह स्वर क्या कहलाता है, अनुनासिक स्वर कहलाता है, या स्वर का अनुनासिक रूप कहलाता है। और इससे किसी भी स्वर के अनुनासिक रूप को व्यक्त करने के लिए उस स्वर के साथ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग
कर देते हैं और इस प्रकार से हम लिखते हैं ए आ ई। अब इस ई आप ये शब्द लिखते हैं ईंट, तो ईंट में ये देखने में इस प्रकार से लग रहा है कि ये अनुस्वार है, लिए अनुस्वार नहीं है बल्कि अनुनासिक है, क्योंकि इस पर मात्रा स्थापित है और मात्रा स्थापित है, इसलिए यदि हम ईंट पर इस प्रकार से चंद्र बिंदु लगाएं तो ये सही नहीं लगता। केंद्रीय हिंदी समिति इस बात की अनुशंसा करती है। ई ऊ ए ऐ, ये ऐ औ ओ ऐ ओ औ, ये जो है ये नाक और मुख से इनकी हवा बाहर निकल रही है, लेकिन इनके ऊपर देखने में हमें लगता है कि सिर्फ अनुस्वार लगा है। अनुस्वार नहीं है बेटा, यहाँ पर क्या है, अनुनासिक है। जैसे हम एक शब्द लिखें, आपको हम एक ये चीज़ भेंट देते हैं, तो भे ए, ये भय में इसमें क्या होता है, भय है और यहाँ पर ए है, इस ए का अनुस्वार वाला रूप है और ये ए की मात्रा भय पर चढ़ जाती है तो शब्द बन जाता है भें, और ये चंद्र बिंदु यहाँ इस प्रकार से लगेगी और शब्द बन जाएगा आपका भेंट। शब्द क्या बन जाएगा, भेंट शब्द बनेगा। और भेंट में क्या है, ये वाला वर्ण या स्वर वर्ण प्रयुक्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं उच्चारण के आधार पर जो दूसरा प्रकार है अनुनासिक, वह क्या होता है। तो अनुनासिक स्वरों की संख्या कितनी है, पूरी 11 है। अनुनासिक स्वरों की संख्या कितनी है, वह भी 11 है। लेकिन नाक और मुख से बाहर निकलने वाले स्वर क्या कहलाते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक रूप को व्यक्त करने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो उस चिन्ह का नाम है चंद्र बिंदु। हम आपस में चंद्र बिंदु बोलते हैं। वह रूप, वह शब्द, वह उसका जो मूल नाम है वह अनुनासिक ही कहलाएगा। चलिए अनुनासिक वाले वर्ण देखते हैं कौन से हैं। अनुनासिक कि जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास वायु केवल मुख से बाहर निकलती है तो वह स्वर अनुनासिक या निर्नुनासिक कहलाता है। कौन सा, यदि सिर्फ मुख से हवा बाहर निकल रही है, जैसे हम कहें अमर, हमने शब्द क्या कहा, अमर, तो ये जो ए था ये ए अनुनासिक रूप है। और यदि हम कहें आंख, तो ये जो आ था, ये आ था, ये कौन सा है, ये है अनुनासिक रूप है, क्योंकि इस पर चंद्र बिंदु का इस्तेमाल हमने किया है। अपने मूल रूप में लिखे हुए सभी स्वर अनुनासिक ही माने जाते हैं। अर्थात यदि हम इन वर्णों का प्रयोग कर रहे हैं तो इन वर्णों का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे अनुनासिक रूप हैं। यदि इन पर चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, अनुनासिक रूप हो जाएंगे। और ये अनुनासिक और निर्नुनासिक शब्द कैसे बने हैं, अन्य उपसर्ग में अनुनासिक शब्द में अन उपसर्ग हमने जोड़ दिया तो शब्द बन गया हमारा अनुनासिक। मतलब अनुनासिक शब्द में हमने क्या जोड़ा, अन उपसर्ग जोड़ा। और अन उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं के अर्थ में इसको प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जो अनुनासिक नहीं है अर्थात कैसे हैं, अनुनासिक हैं। और यही अर्थ निर का भी लिया जाता है। निर का अर्थ भी नहीं के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। नहीं है क्या, अनुनासिक। अनुनासिक रूप नहीं है अर्थात वह कैसा रूप है, निर्नुनासिक है। और ये निर्नुनासिक जो स्वर हैं वो आपके समक्ष ये लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे 11 स्वर कैसे कहलाते हैं, निर्नुनासिक या अनुनासिक रूप कहलाते हैं। अब हमारा तीसरा वर्गीकरण का आधार है जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के उत्थापित, उत्थापित का अर्थ होता है उठने वाले। तो जिह्वा का उठने वाला भाग है, उसके आधार पर यदि देखा जाए तो स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से माना जाता है। तो स्वर कितने प्रकार के माने जाएंगे जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर, 3 प्रकार के। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा भाग है पश्च स्वर। जीभ का ये एक हिस्सा है, यहाँ से बोले जाने वाले जो स्वर हैं वो अग्र स्वर हैं, यहाँ से बोले जाने वाले जो हैं वो पश्च स्वर हैं। और बीच में से जीभ का बीच का हिस्सा यदि एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, तो उसे हम मध्य स्वर के नाम से अभिहित करते हैं।
अग्र स्वर में देखें कि उच्चारण के समय जीभ का आगे का भाग ऊपर उठता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं और ये 4 माने जाते हैं। आप उच्चारण करके देखें, आप साथ साथ करके देखेंगे, आप ज़्यादा समझेंगे। ई ए आई, तो इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो जीभ की जो नोक है आगे की, यह नोक ज़्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए ये हिस्सा जो है अग्र स्वर वाला, इसमें कुल 4 स्वर आ जाते हैं। मध्य स्वर में क्या होता है कि जीभ के उच्चारण के समय जीभ का बीच का भाग ऊपर उठता है, तो वह मध्य स्वर कहलाता है और यह इकलौता ऐसा स्वर है जिसे हम केंद्रीय स्वर के नाम से भी जानते हैं। यह इकलौता ऐसा स्वर है जो मध्य स्वर के नाम से जाना जाता है और इसी को हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। तो केंद्रीय स्वर कौन सा है? ए है। और यदि ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से अग्र स्वर कौन सा नहीं है, कोई एक इसमें से लुप्त कर दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए, तो इनमें से जो नहीं है वही आपका उत्तर हो जाएगा। अंतिम इस आधार पर अंतिम विभाजन है पश्च स्वर। और तो उच्चारण के समय जीभ का पीछे का भाग ऊपर उठता है तो उन्हें हम पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। ये स्वर 5 हैं, आ, उ, ओ, औ। आप बोल कर देखें साथ साथ, जो ही आप बोलेंगे तो आप समझेंगे इस बात को महसूस करेंगे और महसूस करने से ही हम सबसे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। तो आ, उ, ओ, औ, ये 5 स्वर ऐसे हैं जो कि पश्च स्वर माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। होठों की स्वरों का वर्गीकरण करने के जो आधार थे, उनमें से चौथा आधार था हमारे पास ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो होठ गोल हो जाते हैं या वृत्त की तरह से हो जाते हैं, तो उसे वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। मुख का वृत्त के रूप में गोल हो जाना। और कुछ स्वर ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख गोल नहीं होता, बल्कि ऊपर नीचे होठ फैल जाते हैं, चपटा हो जाता है, तो उसे अवृत्तमुखी स्वर के नाम से हम जानते हैं। वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर जो हैं वे इस प्रकार से हैं। उनके लिए ये बात आपके समक्ष है कि उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार गोल हो जाता है, वे वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या ये 4 है। 4 कौन कौन सी है? आप बोलें साथ में, उ, ओ, औ। और इनको उच्चारण कर रहे हैं हम, तब हम महसूस कर पा रहे हैं कि हमारे जो होठ हैं वे गोल हो रहे हैं, इसलिए ये वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर माने जाएंगे। दूसरा इसका भेद था अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। तो अवृत्ताकार में क्या होता है कि उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार गोल न होकर ऊपर नीचे फैल जाता है, तो उन्हें अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ए, आ, ई, ए, आई। आप इनका उच्चारण एक साथ करके देखें, आप करेंगे तो जानेंगे कि हमारे होठ हैं वो गोलाकार न होकर इस प्रकार से चपटे हो रहे हैं और इसलिए इनको अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 5वां विभाजन है हमारे समक्ष मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख की आकृति कैसी हो जाती है? ओठों की नहीं, मुख की। तो आकृति कैसी हो जाती है? उस मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो 4 प्रकार के स्वर हमारे सामने प्राप्त होते हैं। समृद्ध सबसे कम ये मुख इसमें खुलता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर खुलता है। तो मुख का खुलना जो है उस मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 मतलब समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विवृत स्वर, ये 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है समृद्ध स्वर। इसमें मुख सबसे कम खुलता है। ई, उ, ई, उ। आप बोलकर देखेंगे तो पाएंगे कि मुख बहुत कम खुला है। विवृत स्वर होते हैं मुख का सबसे ज्यादा खुलना। आ, जैसे चाहे आप शब्द उच्चारण करके देख लें कि आम लाया था, वह आया था, है ना। आ,
आ का उच्चारण यदि हम कर रहे हैं तो मुख हमारा सबसे ज़्यादा खुल रहा है, इसलिए उसे विवृत स्वर माना जाता है। और दो भेद और बच गए। उनमें पहला है अर्ध समृत स्वर। समृत में क्या हुआ था, सबसे कम खुला था। अर्ध समृत स्वर में मुख जो है वह समृत से थोड़ा सा ज्यादा खुलता है। इसमें दो स्वर बोले जाते हैं, ए ओ। ए ओ ये कैसे स्वर हैं, अर्ध समृत स्वर हैं। और चौथा और अंतिम विभाजन है इसका अर्ध विवृत स्वर। विवृत में सबसे ज्यादा मुख खुला था, अर्ध विवृत में इस विवृत से थोड़ा सा कम खुलता है। तो मुख का विवृत से थोड़ा कम खुलना, इसमें है ए ऐ औ। ए ऐ औ ये तीन स्वर ऐसे हैं जो अर्ध विवृत स्वर माने जाते हैं। दो स्वर ऐसे थे जो अर्ध समृत स्वर माने गए थे। इसके बाद एक स्वर ऐसा था जो विवृत स्वर माना गया था। कौन सा था, आ, सबसे ज्यादा खुला था। और उसके बाद चार स्वर ऐसे थे जो सबसे कम मुख खुलने के बाद से ही उच्चारित हो जाते हैं। उसमें थे ई उ उ। और कुल मिलाकर इनकी संख्या 5 और 5 10 हो जाती है। री जो है वह इन चीज़ों से जुदा है, इन चीज़ों से अलग माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।